देखिए हमें 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल हम कैसे कैलकुलेट करें। सिंपल पोल का मतलब है कि z की डिवाइड में सिर्फ एक ही पावर आएगी। रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m पे कैसे कैलकुलेट करें और रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू इनफाइनाइट कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तीनों की तीनों सिंगुलैरिटीज हैं, उस पर रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल कैसे कैलकुलेट किया जाए। इसका बहुत ही आसान फॉर्मूला है एक, है ना, वो फॉर्मूला हम बनाएंगे। देखो सबसे पहले तो लॉरेंट्ज एक्सपेंशन किसी भी फंक्शन का क्या होता है, वो होता है an z माइनस जेड जीरो की होल पावर n, यहां पर सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट प्लस में सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn z माइनस जेड जीरो की होल पावर माइनस n। ये हमारा लॉरेंट्ज एक्सपेंशन होता है। अब अगर सिंपल पोल है, सिंपल पोल का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही टर्म आएगी यहां पर, मतलब डिवाइड में ये n की वैल्यू 1 होगी। सिंपल पोल का मतलब ये होता है। पोल ऑफ ऑर्डर m का मतलब है कि 1 टू m जाएगा। ये हमने पोल्स में डिटेल में डिस्कस किया था, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो सिंपल पोल का मतलब है n की वैल्यू 1 ही होगी, तो 1 टू 1 कर देता हूं मैं यहां पर। तो मैं पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल वाला। तो देखिए क्या आता है, an z माइनस जेड जीरो की होल पावर n सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट प्लस में रखो जरा 1, तो b1 z माइनस जेड जीरो की होल पावर माइनस 1। ये हमारा f ऑफ z है। तो f ऑफ z हमारा आएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और an z माइनस जेड जीरो की होल पावर n प्लस में ये होगा b1 अपॉन z माइनस जेड जीरो। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए b1 की। कुछ भी ये फर्स्ट निकालें, सेकंड निकालें, थर्ड में निकालें, निकालना हमारे को b1 है, क्योंकि रेजिड्यू मतलब b1, रेजिड्यू मतलब b1। b1 कैसे निकालें, इसको इधर ले लो पहले, इसको इधर लोगे तो ये आ जाएगा z माइनस जेड जीरो इंटू में f ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस जेड जीरो इंटू में सिग्मा n बराबर 0 से इनफाइनाइट तक है और an z माइनस जेड जीरो की होल पावर n आ रहा है और साथ में लास्ट में है b1। अब अगर मैं पूरी लाइन में लिमिट लगा दूं z टेंडिंग टुवर्ड्स z0 तो हमें b1 मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास तो z माइनस जेड जीरो है नहीं, तो यहां तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है। ये पूरा 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा। देखो मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, तो लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स z0 z माइनस जेड जीरो इंटू f ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स z0 z माइनस जेड जीरो इंटू में सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an z माइनस जेड जीरो की होल पावर n प्लस में b1। ये इस तरफ की लिमिट। आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो ये पूरी टर्म 0 हो रही है। यहाँ तो सारी की सारी पावर्स ही z माइनस जेड जीरो की पावर में है, मतलब सारे की सारी z माइनस जेड जीरो की पावर्स ही चलेंगे और कुछ चलेगा नहीं। तो जब z की जगह जेड जीरो रख दोगे तो जेड जीरो माइनस जेड जीरो, जेड जीरो माइनस जेड जीरो, अल्टीमेटली ये पूरा टर्म 0 बनने वाला है। ये जरूर बचेगा, ये कुछ लिमिट आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी b1 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि लिमिट b1 पे लगेगी नहीं, यहाँ तो कुछ है नहीं, कांस्टेंट है। तो फाइनली b1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से अगर आप b1 देखो तो b1 निकल के आया है लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स z0 और z माइनस जेड जीरो इंटू में f ऑफ z। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आ गया फॉर सिंपल पोल्स, और कहीं अप्लाई नहीं होगा। सिंपल पोल वाली कंडीशन हमने ली थी यहाँ 1 लेकर के, तो ये उसके लिए फॉर्मूला है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। तो एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए 2 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, एक बार सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है इस फॉर्मूले की यूज लेकर के। हमें f ऑफ z इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये हमें बोला है फाइंड द रेजिड्यू एट इट पोल्स। अब जितने भी पोल हैं उनके रिस्पेक्ट में रेजिड्यू निकालना है। तो यहां पर तो सिंपल पोल आ रहा है, केवल एक ही, वो भी ये z प्लस 3 को जब आप 0 के इक्वल करोगे तो z इज इक्वल टू माइनस 3। एक सिंपल पोल है। सिंपल पोल का मतलब है यहाँ कुछ पावर्स नहीं है इसकी, अगर यहाँ पावर कुछ होती उसके अकॉर्डिंगली पोल्स निकलते हैं। ये तो सिंपल पोल है फिलहाल, ठीक है। अब सिंपल पोल के रेस्पेक्ट में रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला ये लगाएंगे हम। किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, -3 के रेस्पेक्ट में, तो z0 की वैल्यू हो गई -3, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करें,
B1 है हमारे पास लिमिट z, एक बार लिख देता हूं मैं, है ना, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा अप्लाई करना। तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स z0 मीन्स -3, z -3 तो +3 हो गया, और f ऑफ z हमारे पास है z² + 2 अपॉन z + 3। तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया फैक्टर। -3 यहाँ रखोगे तो -3 का स्क्वायर प्लस में 2, 9 + 2 मीन्स 11। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल फंक्शन लिया है, कोई उल्टे सीधे फंक्शन अभी लिए नहीं है, क्योंकि हम बेसिक सा निकालना सीख रहे हैं। बाकी अच्छे क्वेश्चंस का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, है ना। सेकंड देखिए, सेकंड अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो कैसे हमें कैलकुलेट करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नीचे वाले के फैक्टर हो रहे हैं आराम से, या फैक्टर नहीं भी करो तो आगे काम चल सकता है, और फैक्टर करेंगे तो यहाँ अपने को आसानी रहेगी। तो अभी फैक्टर कर लो, बात का छोड़ो, अभी कर लो यहाँ पर। तो ये z + 2 आयोटा और z - 2 आयोटा फैक्टर हमने कर लिए। जीरो के इक्वल करोगे तो देखो, इसको जीरो के इक्वल करने पर एक तो आ रहा है माइनस का 2 आयोटा, और इसको जीरो के इक्वल करने पर एक आ रहा है 2 आयोटा। तो यहाँ दो पोल्स हैं ऑफ ऑर्डर 1, दोनों के दोनों सिंपल पोल्स हैं, बोथ आर सिंपल पोल्स। मैं लिख देता हूं यहां पर, बोथ आर सिंपल पोल्स, दोनों के दोनों सिंपल पोल्स हैं। तो इस पर रेजिड्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक एक करके करेंगे, एक बार इस पे एक बार इस पे। तो सबसे पहले z = -2i, z = -2i पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला तो मैं वापस नहीं लिख रहा हूं, इसी से काम चला लेते हैं फिलहाल। देखिए b1 कितना निकलेगा, लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स z0, ये है z0 रख दो यहाँ पर, -2i, और z -z0 मतलब ये हो जाएगा प्लस का 2i, और f ऑफ z हमारा क्या है, ये हमारा f ऑफ z है ये पूरा। तो ये लिख दीजिए आप, z² डिवाइडेड बाई z + 2i इंटू z - 2i, ये हमारा f ऑफ z आ गया। कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, उनको कैंसिल आउट कर दीजिए आप, जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। रखिए -2i यहाँ पर, -2i का स्क्वायर, और नीचे -2i - 2i, तो ये हो गया 4 आयोटा स्क्वायर, और नीचे हो गया माइनस का 4 आयोटा, 4 से 4 कैंसिल, एक आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो ये हो गया आयोटा बाई -1, माइनस आयोटा कह सकते हो आप इसको अल्टीमेटली। ये हमारा आंसर आया। एक बार दूसरे पॉइंट पर z = 2 आयोटा पर एक बार कैलकुलेट करते हैं, जगह इधर है तो मैं इस तरफ कर देता हूं। तो b1 हमारे पास आ जाएगा, फॉर्मूला सेम है ना, लिमिट, जब आपको पता चल जाए कि सिंपल पोल मिल रहा है तो फिर दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधा ये फॉर्मूला लगा देना है, आराम से आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं इसके। क्या यहाँ पर रखोगे, z टेंडिंग टुवर्ड्स z0 मतलब 2 आयोटा आप रखोगे, उसके बाद z - z0, तो z - z0 मतलब वही 2 आयोटा, और f ऑफ z ये रहा, तो f ऑफ z हम ये लिख देंगे एज इट इज। जगह थोड़ी कम है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही कर रहा हूँ, ये z + 2 आयोटा और z - 2 आयोटा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा, ये कैंसिल आउट होने के बाद में जब आप लिमिट रखोगे तो क्या बन रहा है, ऊपर तो बन रहा है 2 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे बन रहा है 2 आयोटा + 2 आयोटा, तो ऊपर हो गया 4 आयोटा स्क्वायर और नीचे 4 आयोटा, कट के सिंपल आयोटा आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स पर अलग अलग रेजिड्यू हमारे पास आ गई। बस इस तरह से रेजिड्यू निकालना है। रेजिड्यू निकालने का यूज क्या आएगा आगे, इसका एप्लीकेशन क्या है, वो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। उधर इंटीग्रेशन निकालने के लिए यूज ले रहे थे हम लोग, वो फॉर्मूला निकाला था ना, b1 = 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन f ऑफ z dz, वहां यूज आएगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कहाँ यूज आएगा। और कॉस्ट थ्योरम इसी की हेल्प से बनेगी, b1 की हेल्प से ही, तो इसलिए इसको निकालना सीखना जरूरी है ताकि अप्लाई कर सकें क्वेश्चंस में। तो वो निकालना सीख रहे हैं केवल अभी अपन, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और बेटर समझ में आ जाएगा कि कहाँ यूज आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कि रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m कैसे कैलकुलेट करें। ये थोड़ा सा इसका डेरिवेशन लंबा जाएगा, तो बस चेंज जो होगा इस स्टेप में वो ये होगा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं तो 1 से लेकर के इस बार m आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पोल ऑफ ऑर्डर m है।
अब आगे का मैं एक बार ये मिटा देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो देखिए ये मैंने सब हटा करके इसको m तक बस यहाँ लिखा है। आगे थोड़ा सा इसको सिग्मा खोल लेते हैं अपन। इसकी तो कोई टेंशन है नहीं, ये तो एज इट इज चलेगा हमेशा हर बार, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं होता सिंगुलैरिटी में। तो जब सिंगुलैरिटी में रोल नहीं है तो रेजिड्यू में भी कोई रोल नहीं है इसका। यहाँ पर देखो आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो b1 z माइनस z0 की होल पावर -1 प्लस b2 z माइनस z0 की होल पावर -2 प्लस इस तरह से चलता जाएगा और लास्ट आएगा m रख दोगे तो bm z माइनस z0 की होल पावर -m। मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले माइनस पावर्स को नीचे ले जा करके प्लस बना लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा आगे आसान पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एज इट इज सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an z माइनस z0 की होल पावर n, ये लास्ट तक सेम चलता रहेगा। ये हो गया b1 अपॉन z माइनस z0 प्लस b2 अपॉन z माइनस z0 की होल पावर 2 प्लस इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट bm अपॉन z माइनस z0 की होल पावर m। ये है, हमें जरूरत है b1 की, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है अपने को, b1 चाहिए। b1 निकालेंगे लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा डिवाइड से हटा लेते हैं, जैसे पिछले वाले में हटाया था हमने, तो इसको भी डिवाइड से हटाते हैं। डिवाइड से हटाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, या कह लो कि पूरी लाइन को z माइनस z0 की पावर m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक ही बात है। तो वो करता हूं मैं, z माइनस z0 की पावर m एक तो यहाँ आ जाएगी, f ऑफ z इज इक्वल टू एक यहाँ आ जाएगी पावर में m सिग्मा n बराबर 0 से इन्फाइनाइट तक, ये an z माइनस z0 की होल पावर n प्लस में इसको देखें तो b1 z माइनस z0 की होल पावर m माइनस 1 आएगा, क्योंकि एक पावर तो इसके पास ही है, ऊपर m जाएगी तो कट के m माइनस 1 हो जाएगी। इसके पास दो पावर है तो ये होगा b2 z माइनस z0 की होल पावर m माइनस 2 और लास्ट में हमें मिलेगा bm सिंपल में। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन आ गई। अब यहां से हमें b1 चाहिए। b1 कैसे निकाला जाए? पिछले वाले में तो हमने डायरेक्ट लिमिट ले ली थी, अगर इस बार भी लिमिट ले लोगे तो यहाँ तो चलो लिमिट लगी रह जाएगी, यहाँ हम 0 लिख देंगे लिमिट लगा करके, z टेंडिंग टुवर्ड्स z0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा bm। हमें bm नहीं चाहिए, हमें चाहिए b1, तो इसलिए डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते अब अपन। तो क्या करें, यहाँ एक सवाल है। अब देखो छोटा सा काम यहाँ पर करके देखते हैं। एक बार यहाँ देखिए आप, जैसे मान लो z स्क्वायर है ना, हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, b1 पे लिमिट लगाने के बाद 0 बन जा रहा है b1, यहाँ लिमिट लगते ही ये पूरा टर्म 0 बन जा रहा है, तो b1 बच ही नहीं रहा, इसलिए b1 निकल नहीं पा रहा उस लिमिट के हेल्प से। हमें लिमिट की हेल्प से ये निकालना है, तो हमें कैसे भी करके इस टर्म को हटाना पड़ेगा, और ये टर्म कैसे हटाएं वो मैं इधर बताता हूं आपको। जैसे जेड स्क्वायर को हटाना है तो 2 बार इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार आपने डिफरेंशिएशन किया तो 2z ही आएगा, लेकिन अगर डबल डिफरेंशिएशन कर दिया जेड स्क्वायर का तो 2z का 2 ही रह जाएगा। सही बात है। अगर यहाँ 3 पावर होती तो 3 बार डिफरेंशिएशन करने पर कांस्टेंट टर्म बचती, कुछ ना कुछ कांस्टेंट बचता। तो कहने का मतलब z की या किसी पॉलिनोमियल की जितनी पावर होती है उतनी बार डिफरेंशिएशन करने पर वेरिएबल खत्म हो जाता है, z खत्म हो गया एट द एंड। तो हमें क्या करना है, हमें ये टर्म हटाना है ताकि इस पे लिमिट लगाने पर ये 0 ना बने, उससे फिर हमें b1 मिल जाएगा। तो हम इसको हटाने के लिए पूरी लाइन का m-1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू z m-1 टाइम्स। यहां तो 2 बार करना पड़ा क्योंकि 2 पावर थी, m-1 पावर है तो m-1 बार करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान देना होगा आप लोगों को। एक और छोटी सी बात मैं बता दूं आपको कि यहां तक ही रिजल्ट बचेगा, बाकी सब तो वैसे भी 0 हो जाएंगे अगर m-1 बार डिफरेंशिएशन कर दोगे अगर आप तो। क्यों? क्योंकि इन सब में z की पावर्स कम है। अगर मान लो जैसे z की पावर 2 नहीं होता, ये सिंपल z ही होता, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर तो 0 ही हो जाता है ना। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बचेगा, दूसरी बार में वो कांस्टेंट 0 बन जाएगा। तो अगर कम पावर्स हैं, जितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो उससे भी, तो बाकी सब टर्म्स 0। तो इसलिए ये सभी टर्म्स जिनमें m-1 से छोटी पावर्स हैं वो सब 0 हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ इनमें ही फैसला होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू z कितनी बार, m-1 टाइम्स। तो यहां क्या बचेगा, लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे अपन इसको d/dz, यहां पर m-1, यहां पर m-1
और z माइनस जेड जीरो की होल पावर m और f ऑफ z, इसका हमने ये डिफरेंशियल लिख दिया, और तो कुछ कर नहीं सकते इसका। इधर भी लिख दो बस, और कुछ नहीं है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं m माइनस वन बार, इधर भी m माइनस वन, z माइनस जेड जीरो की होल पावर m और सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट an z माइनस जेड जीरो की होल पावर n, ये हमने इधर लिख दिया। और इधर क्या बचेगा, इधर पूरा करना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, किस तरह से देखो, जैसे मान लो z की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना होता 5 बार, तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 5z की पावर 4, 2 बार करोगे तो 5 तो एज इट इज 4z की पावर 3, 3 बार करोगे तो 5 एज इट इज 4 एज इट इज 3z की पावर 2, फिर करोगे तो 5 एज इट इज 4 एज इट इज 3 एज इट इज 2z, फिर से करोगे तो 5 एज इट इज 4 एज इट इज 3 एज इट इज 2 एज इट इज 1। तो जितनी पावर होती है ना उतना फैक्टोरियल बच जाता है उसके बदले में। बस ये एक्चुअल में क्या है, फैक्टोरियल 5 है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो z स्क्वायर का किया तो क्या बचा 2, या कह लो 2 इंटू 1। तो जितनी z की पावर होगी लास्ट में डिफरेंशिएशन में आपको उतना फैक्टोरियल मिल जाएगा बस। तो यहां पर z की पावर कितनी है, z कह लो या z माइनस जेड जीरो कह लो, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई टेंशन नहीं है। इसकी पावर है m माइनस वन, तो फैक्टोरियल में m माइनस वन बच जाएगा इसके बदले में, और ये तो कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन में कोई रोल नहीं है, तो ये b1 एज इट इज रह जाएगा। अब पूरी लाइन का लिमिट लगा दो आप, वही सेम z टेंडिंग टुवर्ड्स z0, हमें उस केस में फिर b1 मिल जाएगा, और लिमिट का रिजल्ट ये रहेगा कि ये चीज फिर से 0 हो जाएगी। रीजन क्या है, आप लिमिट लगा रहे हो z टेंडिंग टुवर्ड्स z0, यहां डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, m माइनस वन बार, और ये m बार है, पावर ज्यादा है, तो ये z माइनस जेड जीरो मतलब अल्टीमेटली यहां बचेगा ही बचेगा, कुछ भी कर लो। इस टर्म में z माइनस जेड जीरो कभी खत्म नहीं होगा, ये m माइनस वन बार है, यहाँ m माइनस वन की जगह m प्लस वन होता तो फिर भी हम सोचते कि चलो इसका डिफरेंशिएशन नहीं बचेगा उसके पास, लेकिन यहाँ तो कम बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पावर ज्यादा है, तो डिफरेंशिएशन में z माइनस जेड जीरो की कुछ ना कुछ पावर्स बचेगी ही बचेगी, तो ये वाला टर्म लिमिट लगाने पर 0 बनेगा ही बनेगा, कुछ भी कर लो आप। तो ये टर्म 0 बचेगा, तो जगह थोड़ी सी कम है लेकिन मैं कर देता हूं, चलो लिमिट लगा रहे हैं z टेंडिंग टुवर्ड्स z0, ये आएगा d बाई डी जेड m माइनस वन जेड माइनस जेड जीरो की होल पावर m f ऑफ z इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स z0, ये d बाई डी जेड m माइनस वन जेड माइनस जेड जीरो की होल पावर m और सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an z माइनस जेड जीरो की होल पावर n, और प्लस में m माइनस वन फैक्टोरियल, और ये b1, ये पूरे पे लिमिट है एक्चुअल में। तो ठीक है, छोटा सा काम है इधर ही कर लेते हैं। लिमिट लगाओगे, ये तो ऐसे कैसे रहेगा टर्म, इसको नहीं छेड़ना है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, और ये ऐसे कैसे बचेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस पे लिमिट लगेगी ही नहीं। ठीक है, तो मैं फाइनल जो बच रहा है वो लिख देता हूँ। हमारा बच रहा है लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स z0, ये टर्म d बाई डी जेड m माइनस वन z माइनस जेड जीरो की पावर m और f ऑफ z, ये बच रहा है इस तरफ, और उस तरफ क्या बचेगा, उस तरफ बचेगा सिर्फ ये m माइनस वन फैक्टोरियल इंटू में b1। तो b1 क्या आ गया फाइनली, b1 यहाँ से आ गया है, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, ये चीज इधर डिवाइड में आ जाएगी, तो 1 अपॉन m माइनस वन फैक्टोरियल और पूरी ये टर्म लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स z0 d बाई डी जेड पावर डिफरेंशिएशन m माइनस वन टाइम्स, और ये बचेगा z माइनस जेड जीरो की होल पावर m f ऑफ z। ये हमारा फाइनली b1 का फॉर्मूला आ गया, जिसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऑर्डर क्या है। उस ऑर्डर 3 का पोल आएगा, तो यहाँ पर m की वैल्यू 3 रख देंगे पूरी लाइन में, और फिर हमारा उसका आंसर आ जाएगा। हमने जो स्टार्टिंग में ये सब पढ़ने से पहले जब रेजिड्यू स्टार्ट किया था तो एक एग्जाम्पल लिया था z की पावर माइनस 4 e की पावर आयोटा az, वहाँ पोल ऑफ ऑर्डर 4 है, तो पोल ऑफ ऑर्डर 1 के अलावा, मतलब सिंपल पोल के अलावा जो भी होता है वो सब इससे सॉल्व होगा। तो इस फॉर्मूले से मैं उसको सॉल्व करता हूं, देखना सेम आंसर आएगा। देखिए मैं मिटा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए ये क्वेश्चन था जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था और उसको बेसिक तरीके से किया था, इसको एक्सपेंड करके। अभी फिलहाल बिना एक्सपेंशन के हम इसको सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास e की पावर आयोटा az अपॉन z की पावर 4, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये हमारे पास f ऑफ z है, साफ साफ यहां नजर आ रहा है कि z इज इक्वल टू 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर 4। हमें z इज इक्वल टू 0 साफ साफ दिख रहा है, पोल ऑफ ऑर्डर 4 है। अब यहां से पोल ऑफ ऑर्डर 4 होने के कारण ये जो ऑर्डर होता है उसको हम m नाम देते हैं यहां पर। तो m की वैल्यू यहां क्या रख देंगे, इस फॉर्मूले में आप बस m की वैल्यू 4 रख दो, काम हो जाएगा अपना। m की वैल्यू 4 रखें, देखें क्या आता है। b1 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन m माइनस 1 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स z0 मतलब 0 d बाई डी जेड 3 बार होगा, m माइनस 1 कर रहे हैं 4 माइनस 1, 3 बार डिफरेंशिएट करना है किसका, z माइनस 0 की पावर m मतलब 3 पावर और इनटू में f ऑफ z ये रहा e की पावर आयोटा az अपॉन z की पावर 4। मैंने यहाँ गलत लिख दिया, m की वैल्यू 4 थी, सॉरी यहाँ 4 ही पावर आएगी और ये बंद, ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। z की पावर 4 ये है, z की पावर 4 ये है, तो क्या बच रहा है हमारे पास 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 6 लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और इधर 3 बार डिफरेंशिएशन करना है हमें फंक्शन e की पावर आयोटा az का, 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। देखो कैसे करेंगे 3 बार डिफरेंशिएशन, एक बार ये लिमिट तो मैं लगा दूं, एक बार लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर आयोटा az और साथ में आयोटा az और आएगा, आयोटा az नहीं, पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो आयोटा a और आ जाएगा। एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे इसी का, क्योंकि 3 बार करना है तो इसी का एक बार डिफरेंशिएशन और करोगे तो ये चीज एज इट इज रहेगी, ये चीज एज इट इज रहेगी, फिर से पावर का होगा तो 2 हो जाएगा, फिर से एक बार करोगे तो अल्टीमेटली 3 बार डिफरेंशिएशन करने पर ये टर्म बनेगी इसकी। आप आराम से करके देखें, 3 बार डिफरेंशिएशन करने पर ये टर्म बनेगी। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1/6, लिमिट अप्लाई करेंगे तो e की पावर 0 और ये आयोटा क्यूब a क्यूब, आयोटा क्यूब होता है माइनस का आयोटा, ये हमारा a क्यूब है और डिवाइड में 6 चल रहा है। आप अगर थोड़ा ध्यान दें तो सेम आंसर आया था पहले भी, लेकिन यहाँ कुछ हमें एक्सपेंड नहीं करना पड़ा, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखी और आंसर आ गया। अगर आपको ये स्टेप भले ही आप स्किप भी कर सकते थे क्योंकि बहुत आसान है, साफ साफ दिख रहा है वो कटेगा, तो आप सिर्फ ये सोच सकते हैं कि 3 बार डिफरेंशिएशन ही तो करना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो बहुत फास्ट हो जाता है इस वाले तरीके से, आप आराम से इससे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। अब ये फर्स्ट और सेकंड जितना भी अपन ने पढ़ा है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, जिससे इन दोनों का मिक्स क्वेश्चन हो जाएगा वो, है ना। फिर थर्ड की बात करेंगे अपन। देखिए एक एग्जांपल लिया है मैंने जिसमें ये दोनों कवर हो जाएंगे, एक साथ क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल पोल का भी और पोल ऑफ ऑर्डर m का भी। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो पोल्स कौन कौन से हैं और कितने कितने ऑर्डर के हैं वो देखते हैं। उसके लिए हमें डिनोमिनेटर को 0 करना होता है सिंपल में, जब भी पॉलिनोमियल्स हैं ऊपर नीचे तो डिनोमिनेटर को 0 कर दो। डिनोमिनेटर को 0 करोगे तो इससे तो देखो क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू -1 क्योंकि पावर 2 है। इससे क्या मिलेगा, z स्क्वायर प्लस 4 को 0 के इक्वल करोगे तो ये z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा है एक्चुअल में। तो जब ये 0 होगा तो यहाँ से एक तो 2 आयोटा मिलेगा और एक -2 आयोटा मिलेगा। तो ये हमारे पास पोल्स आए, तो 3 पोल आए। एक तो z इज इक्वल टू -1, ये है पोल ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि 2 दिख रहे हैं साफ साफ, 2 पावर है या कह लो 2 बार आ रहा है। z इज इक्वल टू 2 आयोटा, ये है सिंपल पोल कह लो या पोल ऑफ ऑर्डर 1 कह लो, तो मैं यहाँ सिंपल पोल लिख देता हूँ, सिंपल पोल आ गया। और एक z इज इक्वल टू माइनस का 2 आयोटा, ये भी हमारे पास सिंपल पोल आ गया। ये 3 हमारे पास पोल हैं, इन तीनों के लिए अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पोल ऑफ ऑर्डर 2 के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बाकी सिंपल पोल के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे दोनों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं, पहला रेजिड्यू हम निकाल रहे हैं f ऑफ z की, किस पॉइंट पर, -1 पॉइंट पर। तो वो हम देखते हैं पहले, तो वो कितनी आएगी, क्योंकि ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। पोल ऑफ ऑर्डर 2 लिखने का तरीका तो यही था, हमने डिस्कस किया था ना। पोल ऑफ ऑर्डर 2 है तो 2 मतलब m की वैल्यू 2 हो गई,
m की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पर, m की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 और लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स z0 पॉइंट है -1 और m -1 मतलब m की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करना है d/dz, z माइनस z0 खुद -1 है तो ये +1 हो गया और होल पावर कितनी हो जाएगी m मतलब 2 और f ऑफ z हमारा ये रहा जो कि है z² - 2z डिवाइडेड बाई z + 1 की पावर 2 और z² + 4। ये हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, हमेशा होंगी ही ये कैंसिल आपकी, ठीक है। अब क्या बच रहा है, ये तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 है तो कोई टेंशन नहीं है इसकी। तो लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स -1, क्या बच रहा है डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है z² - 2z अपॉन z² + 4 का। u अपॉन v लगा के पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसके बाद लिमिट लगेगी, पहले नहीं लगा सकते आप, तो डिफरेंशिएशन करना ज़रूरी है। ये तो कोई मतलब नहीं है, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, बस ये लिमिट लास्ट तक चलती रहेगी जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन करो इसका, ये हो जाएगा z² + 4 का होल स्क्वायर और z² + 4 यहाँ एज इट इज। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 2z - 2 और माइनस में ये हो जाएगा z² - 2z और इसका डिफरेंशिएशन अगेन 2z। ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें हम, फिर वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा आप चाहो तो वैल्यू अभी रख दो, बेटर रहेगा, क्यों सिंप्लीफाई करें, डिफरेंशिएशन तो कर ही दिया ना, अननेसेसरी सिंप्लीफिकेशन का टाइम जाएगा हमारा। -1 यहाँ रखो, -1 का स्क्वायर 1 + 4 -1 यहाँ रखो तो -2 -2 -1 का स्क्वायर 1 यहाँ -1 रखोगे तो +2 हो जाएगा और यहाँ -1 रखोगे तो -2 रहेगा और डिवाइड में -1 का स्क्वायर 1 + 4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये हमारे पास आ रहा है 5, तो ये हो गया माइनस का 4 ये है 5 × -4 -20 माइनस प्लस 3 × 2 6 और नीचे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो ये 14/25 आ रहा है माइनस का। ये हमारा इस पर तो रेजिड्यू मिल गई। अब इन दोनों पे निकालना है, वो तो सिंपल पोल है तो फॉर्मूला भी आसान है, जल्दी आंसर आएगा। देखिए कैसे करना है। तो 1 के साथ मैं यहाँ पर 2 यहीं पे ले लेता हूँ, इसमें हो जाएगा मुझे लगता है। सेकंड नंबर हम क्या लेना चाह रहे हैं, रेजिड्यू f ऑफ z एट पॉइंट 2 आयोटा। तो 2 आयोटा वो आएगा हमारे पास सिंपल पोल का जो फॉर्मूला था अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वो अप्लाई कर रहा हूँ, z - z0 × f ऑफ z, सिंपल सा फॉर्मूला था। तो इससे क्या बनेगा, ये जरा रखें वैल्यूज, लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स z0 की वैल्यू तो 2 आयोटा है, 2 आयोटा यहाँ भी रख दो, z - 2 आयोटा और f ऑफ z ये रहा z² - 2z। अब थोड़ा ध्यान दें आप, ये z + 1 का स्क्वायर ये तो एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, z² + 4 को मैं डायरेक्ट फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ जिससे हमने ये निकाले थे। इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, z + 2 आयोटा आएगा और z - 2 आयोटा आएगा। तो मैंने डायरेक्ट फैक्टराइज करके लिख दिया क्योंकि जगह थोड़ी कम है, एक और करना है अभी, है ना, डायरेक्ट लिखा है। ये जरा कैंसिल आउट कर लें, कैंसिल आउट किया तो क्या बन रहा है, लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स 2 आयोटा, फाइनल बच रहा है z² - 2z और डिवाइड में z + 1 का स्क्वायर और z + 2 आयोटा। वैल्यू रख दो जरा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर मतलब 4 आयोटा स्क्वायर और 2 आयोटा × 2 मतलब 4 आयोटा और नीचे 2 आयोटा + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 2 आयोटा + 2 आयोटा 4 आयोटा ये बचेगा। ये हमारा बना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा हमें। तो ये कितना बनेगा, 4 आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो -4 आयोटा और नीचे है 2 आयोटा + 1 का होल स्क्वायर खोलना जरा, a² + b² + 2ab तो 4 आयोटा ये हो गया और इनटू में 4 आयोटा चल रहा है, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन लंबा है इसका, तो ये कितना बनेगा, देखो 4 तो ऊपर से कैंसिल आउट होकर के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा -1 + आयोटा और एक ये 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आयोटा नीचे बचा और यहाँ कितना है आयोटा स्क्वायर -1 तो -4 + 1 -3 हो गया
तो ये हो गया 4 आयोटा माइनस 3 इंटू में आयोटा बच रहा है नीचे, इस आयोटा को अंदर ही दे दो, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन में ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर और माइनस का 3 आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर अगेन -1, तो ये हो गया माइनस का 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -4 और -3 आयोटा। तो ये कितना बनेगा, माइनस माइनस ऊपर नीचे से कैंसिल आउट कर लो आप, जगह नहीं है भाई, जगह की बड़ी शॉर्टेज है, इधर कर लेते हैं। ये बन रहा है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 आयोटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के लिए ये 4 माइनस 3 आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कितना बनेगा, ऊपर बनेगा 1 इंटू 4 4, 1 इंटू ये माइनस का 3 आयोटा, आयोटा से इसको करोगे तो 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा 4 का स्क्वायर 16 और माइनस में 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो ये अल्टीमेटली प्लस ही हो जाना है, ठीक है। तो ये 25 बनेगा नीचे वाला तो, और ऊपर कितना बन रहा है, ऊपर देख लो एक बार, ऊपर बन रहा है आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस 3 और 4 ये 7 हो गया, 7 प्लस आयोटा अपॉन 25 आ रहा है ये, अगर हम 2 आयोटा पे रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं तो, ठीक है। बहुत आसान सा ही है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन चला है इतना लंबा चौड़ा सा, वो तो 11th 12th वाली सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, ठीक है। तो सेकंड तो हमने निकाल लिया 2 आयोटा पे। ऐसे ही थर्ड वाला अगर आप कैलकुलेट करोगे -2 आयोटा, तो सेम टू सेम ही है ऑलमोस्ट, आपको बस यहाँ पर -2 आयोटा लगाना है, यहाँ पर माइनस के कारण ये प्लस वाला फैक्टर कटेगा इस बार और ये माइनस वाला कंटिन्यू होगा और सेम टू सेम प्रोसेस चलता रहेगा। ये आप एक बार घर पे करना आराम से बैठ करके, और इसका जो आंसर बनेगा -2 आयोटा वाला, वो आंसर भी यही सब लगभग सेम 7 माइनस आयोटा अपॉन 25 आएगा। ये मैंने आपको आंसर बता दिया है, आराम से आप कैलकुलेट करें, आंसर मैच कर जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रेजिड्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब तीसरा पार्ट इसका बचा हुआ है, वो है रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू इनफाइनाइट। रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू इनफाइनाइट अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और ये कनेक्टेड है सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है ना z इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, उससे रिलेटेड, और वो हमने डिस्कस नहीं करी अभी तक। मैंने पिछले वीडियोस में जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज बताई हैं उसमें z इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी नहीं बताई, नॉन आइसोलेटेड तो बताई थी, लेकिन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी z इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर जब हमें समझ में आएगी, उसके बाद रेजिड्यू समझ में आएगी z इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर। तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी z इज इक्वल टू इनफाइनाइट और रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू इनफाइनाइट दोनों एक साथ कवर करूंगा और उसके कुछ एग्जांपल्स लूंगा, है ना। फिलहाल इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि जो कॉशी रेजिड्यू थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं उसमें केवल इतना ही काम आता है, इन्हीं के रेजिड्यूज निकालने के काम आता है, इनफाइनाइट वाला काम नहीं आएगा उसमें फिलहाल, तो उसकी जरूरत पड़ेगी उसके बाद में पूरा ओवरऑल कनेक्ट करने के लिए। तो लास्ट में जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं सारा का सारा कनेक्ट करूंगा आपको कि ये टॉपिक कितना खतरनाक टॉपिक है बाकी सभी टॉपिक्स के कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में कितना कमाल का टॉपिक है ये आपको लास्ट में समझ में आएगा उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।